आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी से गेस कीजिए कि अगर दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स और यहाँ तक कि पानी में रहने वाले जीवों के बीच में भी पूरी तरह से अंतर होने के लिए उन दो जगहों के बीच की दूरी कम से कम कितनी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे 200, 500 या 1000 किलोमीटर, या अगर आपने थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा लिया होगा तो शायद कहेंगे कि दो देशों का बॉर्डर जहां आसपास हो तो वहां यह दूरी कम होने पर भी मुमकिन है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों जगहें एक ही देश में है और उनके बीच की दूरी सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर है। अब आप शायद हैरान होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों हमारी दुनिया में एक जगह सच में है जहां एक अदृश्य शक्ति ने सब कुछ डिवाइड कर रखा है। ये देखिए, इंडोनेशिया के दो आइलैंड बाली और लोम्बोक, इनके बीच में सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन इन दोनों आइलैंड पे पाए जाने वाले एनिमल्स, बर्ड्स और यहाँ तक कि इनके बीच के ओशन में भी एक साइड में अलग फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स मिलते हैं और दूसरे साइड में बिल्कुल अलग मिलते हैं। जबकि बीच में समुद्र होने की वजह से सिर्फ जमीन पर रहने वाले एनिमल्स एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा सकते, लेकिन बर्ड्स और पानी में रहने वाले जीव ये भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग पाए जाते हैं। इसका मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्री जरूर है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि ऐसा कौन सा इनविजिबल बैरियर है, या कोई अदृश्य शक्ति है, या फिर कोई साइंटिफिक रीजन है इनके बीच में जिसने इतनी पास की जगह को भी ऐसा बना दिया है जैसे कि ये दोनों हजारों किलोमीटर दूर के किसी अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिस्से हों। तो दोस्तों, इन दोनों जगह के बारे में सबसे पहले जिस इंसान ने डिफरेंस देख के रीजन पता करना स्टार्ट किया था वो थे एक बहुत ही सिंपल फैमिली से आने वाले इंसान जिनका नाम था अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, जिनका जन्म जनवरी 1823 में वेल्स, इंग्लैंड में हुआ था, जो बाद में चल के चार्ल्स डार्विन के लेवल के साइंटिस्ट बने। लेकिन स्टार्टिंग में उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ 14 ईयर तक ही पढ़ाई कर पाए। उसके बाद वो स्कूल छोड़ना पड़ा उनको। लेकिन उनका माइंड वैसे भी बुक्स में कम और नेचर में ज़्यादा लगा रहता था। जब सारे बच्चे खेल रहे होते थे तो वॉलेस नदी के किनारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स कलेक्ट करते थे। फिर एक दिन उनकी दोस्ती हुई हेनरी वॉल्टर बेट्स से। बेट्स भी उनकी तरह ही इंसेक्ट कलेक्ट करने के शौकीन थे और वो टाइम पे रेयर स्पीसीज ढूंढने पे बहुत पैसे मिलते थे। तो दोनों ने सोचा कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हो, और उन्होंने जगह चुना ब्राज़ील का अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो कि अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जहां हर साल एनिमल्स और प्लांट्स की हजारों नई नई प्रजातियां खोजी जाती हैं। तो फाइनली सन 1848 में वो दोनों अमेजन के लिए निकल पड़े और लगातार 4 साल तक उन्होंने अनोखे जानवर और प्लांट्स कलेक्ट किए और उन्हें स्टडी किया। उन्होंने जहरीले डार्ट फ्रॉग, रेयर ऑर्किड और ऐसी बटरफ्लाइज देखी जो अपने पंखों से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके छुप जाती थी। तो 4 सालों तक इन सबको कलेक्ट करके 1852 में जब वॉलेस खुशी खुशी अपने घर लौट रहे थे, अचानक ही उनके शिप में आग लग गई और उनकी 4 साल की मेहनत, उनके सारे प्रीशियस कलेक्शन, उनके सारे नोट्स सब जल के राख हो गए। और क्योंकि उस वक्त तक फोटोग्राफी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए उनका सब कुछ लिखा हुआ रिकॉर्ड उनके नोटबुक में ही था, जो अब जल चुका था, जिसका कोई नामो निशान नहीं बचा था। इस घटना के वजह से वॉलेस बिल्कुल टूट चुके थे, लेकिन उन्होंने यहाँ अपनी हार नहीं मानी और इस इंसिडेंट के 2 साल के बाद फिर से 1854 में वॉलेस ने एक और नए जगह पे जाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने मलई आर्कीपेलागो की तरफ रुख किया, जहाँ ढेर सारे आइलैंड थे, और अगले 8 साल तक उन्होंने यहाँ के आइलैंड को डीपली एक्सप्लोर किया। उन्होंने फिर से यहाँ हजारों नई स्पीसीज खोजी, जिनमें ऐसे बर्ड्स भी थे जिनके पंख इंद्रधनुष की तरह चमकते थे। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसने उन्हें हैरान कर दिया था, क्योंकि वॉलेस जब बाली में थे वहाँ उन्होंने एशिया में मिलने वाले एनिमल्स एंड बर्ड्स देखे थे, जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट्स, वुडपेकर्स। फिर जब वो वहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर लैम्पोक आइलैंड पहुँच गए, वहाँ उन्हें लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हो, क्योंकि यहाँ पे जो एनिमल्स थे वो बिल्कुल अलग थे। जैसे यहाँ पे थे मॉनिटर लिजर्ड, कैंगरू, काकातुआ, ये एक तरह का पैरट होता है। इसके अलावा बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। वॉलेस सोच में पड़ गए
कि कहीं वो टाइम ट्रेवल करके कहीं और तो नहीं पहुंच गए, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था जबकि इनके बीच की दूरी इतनी कम थी और सिर्फ एक समुद्र था इन दोनों आइलैंड के बीच में, वो भी सिर्फ 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे। अभी तक उन्हें इसके बीच का रीजन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ इतना ही जानते थे कि बाली और लॉम्बोक के बीच में एक गहरा समुद्र है। तो वॉलेस ने इस समुद्र वाले इनविजिबल बाउंड्री को एक नाम दिया, द वॉलेस लाइन। लेकिन वो बार बार यही सोच रहे थे कि क्या समुद्र सच में इतना बड़ा बैरियर हो सकता है, जबकि कुछ बर्ड्स तो 90,000 किलोमीटर तक का सफर करते हैं, जैसे कि ये है आर्कटिक बर्ड। तो क्या बाली और लॉम्बोक के बीच में 35 किलोमीटर की दूरी पक्षियों को रोक सकती थी? यह राज उस वक्त के लिए उनके लिए एक अनसॉल्व पहेली था, जिसको सॉल्व करने के लिए वो दिन रात रिसर्च करते रहे। इन्हीं सब के बीच एक दिन उन्हें मलेरिया भी हो गया और अब उनके पास रेस्ट करने के अलावा कुछ और काम करने का ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन दिन भर बेड पे रह के सोचते सोचते उन्हें एक थॉट आया। उन्होंने सोचा कि शायद बाली आइलैंड किसी टाइम पे एशिया कॉन्टिनेंट के साथ होगा और लॉम्बोक आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। इसलिए दोनों जगह के एनिमल्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे बाली के एनिमल्स एशिया में पाए जाने वाले एनिमल थे और लॉम्बोक के एनिमल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले एनिमल थे। और बर्ड्स के बारे में उन्होंने देखा कि इन दोनों आइलैंड के बर्ड्स नॉन माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यानी जो अपने खाने की तलाश में सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर दूर तक ही उड़ के जा सकते हैं। और उन बर्ड्स के लिए 35 किलोमीटर तक उड़ के जाना इम्पॉसिबल था। इसलिए बर्ड्स भी अलग अलग ही हैं। और ओशन के अंदर के जीवों के बारे में उन्होंने सोचा कि इनके बीच में कुछ तेज करंट जरूर होगा समुद्र के अंदर, या फिर कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा जिसकी वजह से ये दोनों साइड पे अलग अलग टाइप के समुद्री जीव हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये इनकी खुद की हाइपोथेटिकल थ्योरी थी और इस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए इनके पास कोई एविडेंस भी नहीं था, क्योंकि वो टाइम तक साइंटिस्ट ने ये खोज नहीं किया था कि स्टार्टिंग में सभी कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था, जो लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे अलग होते गया। वॉलेस ने मलेरिया से ठीक होते ही जो थ्योरी बनाया था उसे उन्होंने तुरंत एक लेख में लिखा और अपने एक दोस्त चार्ल्स डार्विन को भेजा। यह वही चार्ल्स डार्विन थे जिनके बारे में हम बायोलॉजी में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए जानते हैं। डार्विन भी पिछले 20 सालों से इसी विषय पे काम कर रहे थे और जब उन्होंने वॉलेस का लेख पढ़ा तो वो दंग रह गए, क्योंकि वॉलेस का सिद्धांत उनके अपने रिसर्च से पूरी तरह मेल खाता था। डार्विन के दोस्तों, जिनमें प्रमुख थे चार्ल्स लॉयर और जोसेफ फुकर, इन्होंने सुझाव दिया कि दोनों का काम एक साथ लंदन की लिनियन सोसाइटी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, और ऐसा हुआ भी। 1858 में दोनों के काम को एक ही मंच पर एक ही समय पर प्रस्तुत किया गया, प्रेजेंट किया गया, और इस घटना को विज्ञान के इतिहास में एक अनूठी साझेदारी के रूप में देखा जाता है। और इसके कुछ ही समय बाद डार्विन ने अपनी प्रसिद्ध किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश कर दिया। क्योंकि डार्विन ने इस विषय पर दशकों तक शोध किया था और अपनी किताब में इसे बहुत ही विस्तार से समझाया था, इसलिए उन्हें ही फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का श्रेय मिला। वॉलेस को उनकी इस महत्वपूर्ण खोज का श्रेय उनके जीवन काल में पूरी तरह से कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि उनके हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए उस समय तक कोई साइंटिफिक प्रूफ मौजूद नहीं था। अल्फ्रेड रसेल वॉलेस का डेथ 1913 में हो गया और उनके मरने के कई साल के बाद 1960 के दशक में प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी आया। इस थ्योरी ने वैज्ञानिकों को समझाया कि कैसे पृथ्वी की विशाल परतें, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं, ये लगातार खिसकती रहती हैं और कैसे महाद्वीप लाखों वर्षों में अपनी जगह बदलते हैं। और जैसे ही यह सिद्धांत स्वीकार हुआ, वॉलेस की हाइपोथेसिस भी सही साबित हो गई। और आइस एज के दौरान जब ओशन का लेवल 120 मीटर तक कम हुआ था, तो एशियन एनिमल्स बाली तक और ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स लॉम्बोक तक आराम से घूम सकते थे। लेकिन इन दो प्लेटों के बीच की जगह इतनी गहरी थी कि वहां से पानी कभी हटा ही नहीं, इसलिए यह हमेशा एक एक्वेटिक बैरियर बना रहा। और फिर बाद में जब ओशन का लेवल बढ़ा और टेक्टोनिक प्लेट्स मूव किया, तो ये दोनों आइलैंड बन गए और एशियन एनिमल्स बाली पे और ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स लॉम्बोक पे ही हमेशा के लिए रह गए। और इन दोनों के बीच के ओशन में अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स होने की वजह से ओशन के बीच में पानी का करंट भी बहुत तेज होता है और टेम्परेचर भी बहुत डिफरेंट होता है। इसी वजह से पानी में रहने वाले जीव भी कभी आपस में नहीं मिल पाए और इसी गहरी समुद्री खाई को लोम्बोक स्ट्रेट कहते हैं। और यही वह इनविजिबल बैरियर है जिसे वॉलेस ने सबसे पहले पहचाना था और इसे ही उन्होंने द वॉलेस लाइन नाम दिया था। तो दोस्तों,
वॉलेस लाइन सिर्फ एक बॉर्डर नहीं है, ये एक इवोल्यूशन, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन है। वॉलेस की कहानी हमें सिखाती है कि कई बार कुछ डिस्कवरीज उनके समय से इतनी आगे होती हैं कि उन्हें समझने में सदियां लग जाती हैं। आज हम जिस धरती पर रह रहे हैं उस पर अभी भी ऐसे कई राज हैं जिन्हें हम नहीं जानते। वॉलेस ने हमें सिखाया कि नई चीज़ें जानने की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो, ऑब्जर्वेशन को मेंटेन रखो, क्योंकि हर राज के पीछे एक न एक सच्चाई छिपी होती है और शायद आपका एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन एक दिन दुनिया का कोई एक बड़ा सा मिस्ट्री सॉल्व कर दे। तो दोस्तों, ये था एक अदृश्य दीवार के पीछे, एक अदृश्य लाइन के पीछे का कहानी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ऐसा मिस्टीरियस वीडियो पसंद है तो आप अभी स्क्रीन पे आ रहा ये अमेजन जंगल के बारे में वीडियो देख सकते हैं, जिसमें अमेजन के अंदर और कई तरह के जानवर हैं, वो सब बताया गया है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।